आइसोलेट किया जा रहा है। तो आपको प्रिवेंशन चेन को तोड़ना राइट डॉक्टर है साहब, और ट्रीटमेंट करना है। राइट तो डॉक्टर साहब, चेन को चौथी चीज, तोड़ना है। बस बिल्कुल, मैं ऑफ कोर्स, मैं डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं चौथी चीज पे आ रहा हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव आ रहे हैं, डॉक्टर सूर्यकांत मैं आपके पास वो नुस्खे के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आज खास तौर से आपको रखा है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के। और इस समय अगर सबसे ज्यादा वैक्सीन के बाद या उसके बराबर पैरेलल चर्चा है, तो अनंत नारायण भट्ट साहब जो बताने के लिए हमारे साथ आज साझा करने के लिए मौजूद हैं, वो है दवा। और वो 2D जो दवा इतनी ज्यादा चर्चा में जी कि इसको लेकर तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं कि कब वितरण के लिए उपस्थित मिलेगी, कब वो काउंटर्स पे या हॉस्पिटल्स में किनकी निगरानी में कैसे मिलेगी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर साहब, और मैं जानना चाहता हूं रण जी कि वो दवाइयां कब से बेहतर तौर से मिलना शुरू हो जाएंगी। अनंत नारायण भट्ट जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रतीक जी। एक्चुअली ये जो दवा है डॉक्टर रेड्डीज लैब और हम लोग मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी ये दवा हम लोगों तक उपलब्ध करा पाएं। तो संभावना है कि इस सप्ताह के अंत तक या रविवार तक या सोमवार तक एक छोटी कंसाइनमेंट जो है वो कुछ हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएगी। उसके बाद प्रतिदिन जो है वो कुछ ना कुछ खेप छोटी बड़ी आती रहेगी और धीरे धीरे मतलब कुछ सप्ताह में इस प्रोडक्शन को बहुत हाई लेवल तक ले जाने का प्लान है डॉक्टर रेड्डीज लैब का। और मुझे लगता है कि लगभग 15 दिन में शायद हम जो जरूरत है इस समय इस दवा की, उसको लगभग पूरा करने का प्रयास करेंगे। 15 दिनों के अंदर इसको, इसकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के। डॉक्टर साहब ये दवाई जो है बताया गया है कि पाउडर फॉर्म में है, तो किस तरह ली जाएगी, जरा इसको थोड़ा सा बता दें। जी, तो ये एक सैसे में आता है पाउडर फॉर्म में, और इसको सैसे को पानी में घोल के और इसको पिया जा सकता है। जो विधि है, प्रयोग विधि है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रयोग विधि में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसको भोजन के लगभग 20 या 30 मिनट पहले लिया जाना जो होता है, वो परफेक्ट टाइमिंग होती है। ब्रेकफास्ट और डिनर के 20 और 30 मिनट पहले इसको लेके और उसके बाद 20 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या शाम के समय में डिनर कर सकते हैं। तो ये 2 समय, एक दिन में 2 बार इस दवा को लिया जाता है। डॉक्टर साहब एक बात जरूर चर्चा में बहुत ज्यादा है, वो ये है कि ऑक्सीजन को लेकर और फेफड़ों को लेकर बड़ी चर्चा, क्योंकि ऑक्सीजन, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये दवा कब लेनी है, मतलब शुरुआती सिम्टम्स के समय लेनी है, और कैसे इस ऑक्सीजन यानी फेफड़ों को के ऊपर जो खतरा है, क्या उसको ये मजबूत करेंगे, या ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी और लगेगा कि नहीं अब हम मजबूती की तरफ हैं और हम ये कारगर साबित हो रही है। ये सवाल दिमाग में लोगों को है। अनंत नारायण भट्ट जी। जी, तो जो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे वो ऐसे मरीजों पे हुए थे जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर उनको एडमिट किया गया था। तो ज़्यादातर पेशेंट्स इस विंडो में थे। तो मॉडरेट टू सीवियर जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉडरेट टू सीवियर का क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है कि मॉडरेट जिनकी ऑक्सीजन, सीवियर मतलब जिनकी 90 से नीचे है। तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी 85-82 इस तरह की ऑक्सीजन थी। ऐसे पेशेंट को रिक्रूट किया गया था और उनको जब ये दवा दिया गया तो लगभग 42% पेशेंट्स, 42% एग्जैक्टली नंबर है, जो 42% पेशेंट्स थे उनकी तीसरे दिन तक ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई। बाकी सिम्टोमेटिक क्योर भी हुए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खत्म होना मतलब ब्रेथलेसनेस जो है वो लगभग समाप्त हो जाना। तो इस तरीके से उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो काफी हद तक तीसरे दिन तक खत्म हो गई। तो सिम्प्टोमेटिक क्योर भी जो है वो 3 से 5 दिन तक काफी हद तक मिल गया पेशेंट्स को। जी, तो डॉक्टर साहब ये इसका जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, यानी शुरुआती, बहुत शुरुआती लक्षण जब दिखे 3rd डे या 4th डे, उस समय शुरू की जा सकती है ये दवा? ये देखिए हर पेशेंट में ये अलग अलग है। वैसे बेस्ट यही है, ये सभी एंटीवायरल्स के साथ ये देखा जा रहा है कि अगर शुरुआती दौर में ही पेशेंट्स अगर दवा ले लें तो उनको सीवियरिटी नहीं हो रही है बीमारी की। और सभी लोगों को इस बारे में सतर्क भी रहना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लें, तो ये बहुत बेहतर होगा। शुरुआती दौर में दवा निश्चित ही बहुत बेहतर काम करती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमने सीवियर पेशेंट्स पे भी इसमें
इस क्लिनिकल ट्रायल में स्टडी किया है और हमें उसमें भी अच्छे परिणाम मिले हैं। तो ये सीवियरिटी जो भी है, ये भी हर पेशेंट में अलग-अलग समय पे आती है। जैसे कुछ पेशेंट्स में बहुत अर्ली आ जाती है, कुछ पेशेंट्स में थोड़ा लेट आती है। हमने जो ज़्यादातर पेशेंट किए थे, उनमें लगभग 7 दिन पे ये सीवियरिटी आ रही थी जब हमने उनको एडमिट किया था। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो लगातार लोग अक्सर पूछ लेते हैं वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ पैनल में खासतौर से रेस्पिरेटरी विभाग से भी जुड़े हुए लोग हैं। दिमाग में ये बात आती है कि लंग्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और निमोनिया वाले सिम्टम्स हैं, तो ये दवा उसको ख़त्म करेगी, खासतौर से लंग पे केंद्रित है, या कोरोना की कोई स्पेसिफिक दवा है ये, या सिर्फ हमने स्पेसिफिक किसी लंग को टारगेट करके इस दवा को मार्केट में भेजा है? देखिए, ये दवा का जो हमने शुरुआत में काम शुरू किया, ये इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टी की वजह से ही शुरू किया। तो ये सार्स कोवी-2 के प्रति इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और जिस वजह से हम इसको क्लिनिकल ट्रायल में लेके गए। तो निश्चित ही ये दवा जो है वो सार्स कोवी-2 या कोविड जो वायरस है उसके अगेंस्ट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल भी है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रमुख समस्या हो रही है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, न्यूमोनिया की वजह से, पल्मोनरी निमोनिया की वजह से, तो उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और उसी वजह से ये समस्या हो रही है। तो ये दवा का जो एक मैकेनिज्म है वो जो एंटीवायरल होने के साथ-साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो इस वजह से ये लंग जो डैमेज हो रहा है उस पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी वजह से शायद हमें जो परिणाम मिले वो बहुत अच्छे मिले मरीजों में, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी पेशेंट्स की वो जल्दी खत्म हो गई, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लंग्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के साथ-साथ। यानी इसको डबल डबल कह सकते हैं। और ये जो रामबाण होगी, और ये डॉक्टर साहब इससे बातचीत बड़ी लंबे समय से चल रही थी कि एंटीवायरल ड्रग के तौर पे कैसे आए, तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं सैल्यूट करता हूं आप सारे वैज्ञानिक बिरादरी को जिन्होंने काम किया है, और ये बहुत बड़ा काम होगा। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि खासतौर से जो इंटरनेशनल एरेना पे क्या इस पर काम हो रहा था, या उन्होंने भी इस पर कुछ काम किया है, या सिर्फ ये हमारी अपनी ये ब्रेक थ्रू है जिस पर हम सामने लेकर आए हैं? डॉक्टर साहब, देखिए, ये एक मॉलिक्यूल जो था, ये मॉलिक्यूल एंटी कैंसर एजेंट के नाम पे बहुत पहले से नोन था और ये पर्पसिंग का समय था, क्योंकि इतनी जल्दी आप कोई दवा नहीं ला सकते मार्केट में जब तक कि वो दवा पहले से एग्जिस्ट नहीं, मतलब दवा नहीं, मॉलिक्यूल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हों। तो उस मॉलिक्यूल को जल्दी से क्लिनिकल ट्रायल करके लाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम जो डीआरडीओ है उसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इस मॉलिक्यूल पे काम करते हुए। हम 90 के दशक से इस मॉलिक्यूल में पे काम कर रहे हैं एज ए एडजुवेंट टू रेडियोथेरेपी, और हमने ट्यूमर पेशेंट्स पे ढेर सारा क्लिनिकल ट्रायल किया था। और सिर्फ हमारे यहाँ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस पे ढेर सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं इस मॉलिक्यूल पे। और ये जो मॉलिक्यूल है एज ए एंटी कैंसर एजेंट बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद हम इसको जब हमने इसकी एंटी सार्स कोवी-2 हमने हाइपोथेसिस को लेके आगे बढ़े कि ये शायद इसके मैकेनिज्म के आधार पे ये सार्स कोवी-2 के अगेंस्ट भी बेहतर काम करेगा। तो वो जब हमने वैलिडेट किया सीसीएमबी हैदराबाद में, तो जो पुराने क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उससे हमें मदद मिली कि इसको डीसीजीआई ने इमीडिएटली फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी, जो अदरवाइज हमें फेज 1, अगर ये मॉलिक्यूल नोन नहीं होता तो हमें फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता पहले इसका। तो इससे हमें